हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अरुण कुमार आपके समक्ष हूँ आज लेकर संजीव जी की कहानी आरोहण, और उसके ऊपर आज हम बात करेंगे पर्वतारोही मेघा परमार से। मेघा परमार ने हाल ही में 2019 के अंदर माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। उसके साथ ही एल्ब्रस पर्वत के ऊपर भी जो है वो चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की पहली ऐसी महिला है। तो आज हम मेघा परमार जी से बात करेंगे। पिछले दिनों हमने कोशिश की कि आप छात्रों तक हम मेघा परमार की इस कहानी को पहुंचाएं, लेकिन दिक्कत हुई कि ऑनलाइन नेटवर्क के चलते जो है हमारी बात ठीक से नहीं हो पाई। लेकिन हमने तब भी ठाना कि नहीं, ये कहानी हमारे तमाम उन छात्रों तक पहुंचनी चाहिए जो पर्वतारोहण के इच्छुक हैं, और हमने ठाना कि क्यों ना हम वीडियो के माध्यम से मेघा परमार से बात करें। आज वीडियो के माध्यम से हम मेघा परमार से बात कर रहे हैं। कुछ हम यहाँ से रिकॉर्ड करके मेघा जी के पास भेजेंगे कुछ सवाल, और वहाँ से मेघा जी के जवाब आएंगे। बाद में हम उन्हें एडिट करके जो है एक जगह करेंगे। तो इसी कड़ी के अंदर जो है आज हम मेघा जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए हम कुछ सवाल उनके सामने रखते हैं। तो जैसे कहा जाता है, जहाँ चाह वहाँ राह। ऐसे मुहावरों को सच करने के लिए जो शख्सियत पैदा होती हैं, उन्हीं में से एक शख्सियत जिन्होंने मात्र 25 वर्ष की आयु के अंदर माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, मेघा परमार। एक ऐसी लड़की जो कि मध्य प्रदेश के सीहोर के भोजनगर, एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र से और एक किसान परिवार में जन्मी। आज हम जानेंगे कि एक किसान परिवार में जन्मी छोटी से गांव की इस मेघा ने कैसे इतने बड़े, दुनिया के सबसे बड़े पर्वत को लांघने का फैसला कर लिया। पर्यावरण के प्रति मेघा बेहद संजीदा है, और वर्तमान में मेघा जी जो है कोरोना संकट के अंदर भी लगातार कार्य कर रही है। मेघा परिवार जो है, उन्होंने अब तक माउंट एवरेस्ट, माउंट एल्ब्रुस, माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है। इसके अलावा वे मध्य प्रदेश सरकार के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं, मतदाता जागरूकता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं, विक्रम अवार्ड के लिए नामांकित हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पद्मश्री के लिए इनको नामांकित किया जा चुका है, और फिलहाल वो एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने वाली पहली लड़की है। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो और उसके बाद हम बात करेंगे मेघा जी से हमारे सवालों पर। देखिए एक बार मेघा की यात्रा का एक छोटा सा वीडियो। ये कहानी है एक ऐसी जिद्दी लड़की की जिसके हौसलों के आगे माउंट एवरेस्ट भी छोटा पड़ गया। हाँ दोस्तों, ये कहानी है मेघा परमार की। मात्र 25 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर जिसने अपने हौसलों की उड़ान को पंख दे दिए। ये उड़ान केवल मेघा परमार की नहीं है, ये उड़ान मेघा परमार के साथ तमाम उन लड़कियों की है जिनके हौसले कैद कर दिए जाते हैं। मेघा इन बेड़ियों को तोड़ने के लिए एक सर्वोत्तम उदाहरण हो सकती है। मेघा ने जो कर दिखाया है वह इस रूप में भले ही अनुपम ना हो कि वह विश्व की या भारत की किसी पहली महिला ने ऐसा कीर्तिमान रचा है, लेकिन इस रूप में सदैव याद किया जाएगा कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से किसान परिवार में जन्मी मेघा बड़े सपने देख सकती है, और न केवल सपने देख सकती है, उन सपनों को पंख भी दे सकती है। कर दिखाया है मेघा ने। अभी भी मेघा लगी हुई है तमाम लड़कियों की स्वतंत्रता की आवाज बनने में। हमारा सलाम।
प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा कि किस तरीके से, कैसे ऊंचाइयों के ऊपर बर्फ के अंदर किस तरीके से मेघा ने अपनी यात्रा को जो है अंजाम दिया है। आइए अब इसी कड़ी के अंदर हम आगे कुछ सवाल मेघा जी के सामने रखते हैं कि एक तो मेघा जी, आपने पर्वतारोही बनने की क्यों और कैसे ठानी, इस सफर में किस प्रकार की मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा। दूसरा जो मेरा सवाल है कि यात्राएं अगर रोमांस देती है तो हादसे भी अपने साथ लेकर आती हैं। पर्वतारोहण की ट्रेनिंग में एक बार इस हादसे की शिकार हुई और आपको 3 हेवरलाइन फ्रैक्चर हुए। डॉक्टर ने आपको पर्वतारोहण छोड़ने की भी हिदायत दी और 8 महीने का बिस्तर पर आराम करने के लिए कहा। आपने कैसे खुद को इन हादसों से फिर बचाए रखा। और तीसरा मेरा सवाल है कि तमाम आर्थिक और मौसमी चुनौतियों के बाद आप 22 मई 2019 को मध्य प्रदेश की पहली महिला बनी जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। उस पल में आपको सबसे पहले क्या ख्याल आया और आपने क्या महसूस किया? मेघा जी। जय हिंद, मेरा नाम मेघा परमार है और मैं मध्य प्रदेश की फर्स्ट वुमन हूँ जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है। इसी के साथ मैंने 7 महाद्वीप में से 4 महाद्वीप के भी हाईएस्ट पर्वतों को फतह किया है। और अभी वर्तमान समय में मैं पूरे मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपका था कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ने का ख्याल कहाँ से आया, तो हमें नहीं पता होता कि हमें कब क्लिक हो जाता है। तो मैं जब छोटी थी तो मेरा बहुत बड़ा पूरा सा परिवार है जिसमें बहुत सारी बहनें हैं, 6 बुआएँ हैं, मेरी बहुत सारी बहनें हैं। तो होता क्या था कि घर में जब भी रोटी बनती थी तो क्या होता था कि कोरी रोटियां हम लोगों को दे दी जाती थी और चुपड़ी रोटी भाई लोगों को दे दी जाती थी। तो मैं हमेशा अपनी दादी से पूछती थी कि मेरे को भी चुपड़ी रोटी चाहिए, मुझे कोरी रोटी क्यों। तो वे बोलती थी कि तम गई करोगी, तुम्हारा तो शादी होगी, तुम दूसरा घर चली जाओगी, छोड़ो नाम रोशन करेगो। तो ये वहाँ से मुझे क्लिक हुआ था 9th क्लास में कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरे पापा का नाम रोशन हो। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब जो भी मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, हम सबके मन में पहला ख्याल जो आता है ना कि मुझे कुछ करना है, वो वहीं से होता है। हम अपने पापाओं को और अपनी फैमिली को इमेजिन करते हैं कि उन लोगों को गर्व फील होना चाहिए, प्राउड फील होना चाहिए हमारे ऊपर कि मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे ने ये किया है। बस यही चीज़ से मेरी शुरुआत हुई थी और मैंने वहीं से ये था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। फिर मैं पढ़ने के लिए सीहोर आई थी। सीहोर गर्ल्स कॉलेज में मेरी पढ़ाई हुई और वहाँ मैं जिस घर में रहती थी तो 2 माले का घर था, दूसरी मंजिला पे। तो सुबह सुबह मुझे हैंडपम्प से 14-15 कुप्पे पानी लेके जाना पड़ता था, जिससे मेरे पैर इतने मजबूत हो गए कि माउंट एवरेस्ट चढ़ पाए। तो हमें नहीं पता होता है ऊपर वाला कब कुछ हमारे लिए लिख देता है, बस हमें सोचना होता है कि हमें कुछ करना है। फिर मैंने अखबार में पढ़ा था सबसे पहले कि मध्य प्रदेश के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया। वहीं क्लिक हो गया कि लड़के ने किया है, लड़की ने नहीं किया, तो वो लड़की मैं क्यों नहीं हो सकती, मेरे भी तो 2 हाथ पैर है ना। हम सबको अपने आप को हमेशा किसी से कम नहीं समझना चाहिए। उससे पहले मुझे माउंटेनियरिंग की ABCD भी नहीं पता थी, तो वहीं से मेरी शुरुआत हो जाती है। फिर मैंने माउंटेनियरिंग के कोर्स किए जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं और उसके बाद मैं 2018 में माउंट एवरेस्ट के लिए गई। और होता क्या है कि एवरेस्ट के लिए 25 लाख का अमाउंट लगता है। तो मैं सेम जब लोगों के पास जाती थी तो एक ही चीज़ बोलती थी, आपने सुल्तान मूवी देखी है? तो उसमें वो कुकर वाला फेमस हो जाता है ना, क्योंकि वो उसको स्पॉन्सर करता है, तो आप मुझे स्पॉन्सर करेंगे। तो मुझे कुछ स्पॉन्सरशिप मिली। ये लाइन मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि उस इतने लोगों ने मुझे उस समय मना किया था या हाँ किया था कि जो हम डर जाते हैं ना, ऐसे करने से ये होगा, वैसे करने से ये होगा, तब मुझे एक चीज़ समझ में आई, लोग हाँ करेंगे या ना करेंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा, आप अपने सपनों के प्रति एकदम जुझारू तो रहो। और कहते हैं ना, बुरे लोग हैं इस दुनिया में तो अच्छे लोग भी हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और 2018 में मैं माउंट एवरेस्ट के लिए गई। पर कहते हैं ना, सब कुछ हमारे ऊपर नहीं होता। पर्वत तो हम कुछ प्लान करते हैं, पर्वत अपने ही कुछ प्लान कर लेते हैं। तो उस समय हुआ ये था कि मेरा केवल 700 मीटर बच गया था। हम जब ऐसे माउंट एवरेस्ट पे जब जाते हैं तो 2 महीने का एक्सपेडिशन होता है, जिसमें हम कैंप 1 जाते हैं, कैंप 2 जाते हैं, कैंप 3 जाते हैं, कैंप 4 जाते हैं। सो जो मेरा जो मुझे कहना था कि जब हम रोज़ 9-9 घंटे चलते हैं, हमारे जो जूते होते हैं वो 2-2 किलो के होते हैं, उसमें क्रैम्पोन लगे होते हैं जो लोहे के दांत नुमा होते हैं। उनको पहनने के बाद 25 किलो का बैग लेके रात को चलते रहते ताकि दिन में अवलांच ही नहीं आए। पहाड़ों पे क्या होते हैं, बहुत सारे अवलांच आते हैं, बहुत सारे क्रेवासेस रहते हैं जिन्हें क्रॉस करना होता है। ऑक्सीजन कम हो जाती है, जैसे आप कई मंजिला इमारत चढ़ जाते हैं, ऐसी वहाँ हम कुछ कदमों पे हमें ऐसा फील होता है। फिर टेंट लगाते हैं, बर्फ़ खोदते हैं, बर्फ़ पिघलाते हैं और फिर वो पीते हैं।
पहले हमारी बॉडी जब हम हर ऐसे ऐसे 3 कैंप होते हैं, तो कैंप 2 भी बहुत डिफिकल्ट होता है, कैंप 3 पे तो 70 डिग्री का ग्रेडियंट होता है जहाँ आप हैंगिंग में लटके हुए होते हो। ऐसे कई चीज़ें रहती हैं जो आपको बिल्कुल बदल देती हैं। कैंप 3 के बाद डेथ जोन स्टार्ट हो जाता है जहाँ से ऑक्सीजन का हम यूज़ करते हैं, पर कैंप 3 के बाद डेथ जोन जब स्टार्ट होता है तो वहाँ डेड बॉडीज़ दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो डेड बॉडीज़ को जब क्रॉस करते हैं ना, तो कभी उनके बगल से कभी उनके ऊपर से, तो एकदम दिल हिल सा जाता है। तो वो टाइमिंग सबसे डिफ़िकल्ट होता है हम लोगों के लिए। फिर हम कैंप 4 पहुँचते हैं और फिर हम लोगों का समिट पुश होता है जो 18 घंटे की क्लाइंबिंग होती है। सो 2018 में मेरा सक्सेसफुल समिट नहीं हो पाया था, केवल 700 मीटर बच गया था, मात्र 700 मीटर मुझे वापस आना पड़ा था। और फिर जब मैं गांव आई तो बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन हो गई थी, लोग ताने दे रहे थे ऐसा वैसा ये वो, इनका 700 मीटर नहीं हुआ। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा था। वो बहुत ही टाइम थी जब आपको पूरी दुनिया सब तरफ से ऐसे करती है, आपका सपना पूरा नहीं होता। तो फिर मैं माउंटेनियरिंग की कोर्स करने के लिए गई और वहाँ मेरा फॉल हो गया गलती से, तो जिससे मेरी जो ये रीढ़ की हड्डी थी वो 3 जगह से फ्रैक्चर हो गई थी। और मतलब मैं बिस्तर पे थी बिल्कुल अब 3 महीने तक। तो मैं ऊपर वाले को यही कहती थी, सपना चला गया, टूट गया मेरा, और कमर तोड़ दी भगवान जी आपने, जो शरीर आपका एक होता है वो भी, अब मैं क्या करूं। तो मैं आप सबसे कहूँगी, जब आपके जीवन में ऐसा होता है ना कि आपको नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, तो आपको एक ही काम करना चाहिए, जितना हो सकता है अच्छा सोचो, अच्छे लोगों से बात करो, अच्छी चीज़ें देखो। जब मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी थी तो मैं मूवीज़ देखती थी अच्छी अच्छी, जैसे मांझी धाम माउंटेन मैन, जिसमें वो बोलता था जब तक चढ़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। यकीन मानिए उस मूवी ने के एक डायलॉग ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, और आज मैं जो हूँ काफ़ी हद तक उस डायलॉग की वजह से हूँ। उसने कहा था जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। और मैंने अपना डायलॉग बनाया था कि जब तक चढ़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। जैसे राम राम का नाम कितनी बार ले लेते हैं, वैसे मैंने वो डायलॉग इतनी बार बोल लिया था कि वो मेरे अंदर समा गया था कि अब मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तब तक छोड़ना नहीं है। 2019 हुआ तो मैं 82 kg की हो चुकी थी और 400 मीटर का एक राउंड नहीं दौड़ पाती थी। और मेरे कोच साहब ने मुझे कहा था कि लोग सो रहे होंगे, तुम ट्रेनिंग करोगी और सारी दुनिया की मोह माया छोड़ दोगी तो तुम सक्सेस हो पाऊंगी। मैंने किसी से फ़ोन पे कभी बात नहीं की। फिर इस साल में सिर्फ 3 नंबर मेरे फ़ोन में हुआ करते थे, स्मार्टफोन मैंने छोड़ दिया था। मैं सुबह 4:30 बजे ट्रेनिंग करती थी 4 घंटे की, फिर दिन में स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए, फिर शाम को ट्रेनिंग करती थी। ये मेरा रूटीन था, ना मैंने कोई से त्यौहार मनाए थे ना कुछ। और 2019 में रीढ़ की हड्डी रिकवर होने के बाद मैं फिर से तैयार थी। और 22 मई सुबह 5 बजे मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के टॉप पे थी 2019 को। और वो फीलिंग तो मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद मध्य प्रदेश की पहली लड़की बनने के साथ साथ इंडिया का फ्लैग वहाँ लेके खड़ी थी। जब मैं आज भी जिक्र करती हूँ तो मेरा रोम रोम खड़ा होता है, और वो भारतीय होने वाली फीलिंग होती है वो वहीं आती है। फिर वहाँ से सारे माउंटेन्स छोटे छोटे नज़र आते हैं दुनिया के, दुनिया गोल है, हम किताबों में पढ़ते हैं, और वहाँ से सच में दिखता है कि हाँ दुनिया सच में गोल है। और मतलब ऐसी फीलिंग आती है कि आज मेरे ऊपर आसमान, नीचे उससे ऊपर आसमान है या भगवान। सो ये हुआ। और कहते हैं ना, जितना शिखर पे पहुंचना ज़रूरी होता है उससे कहीं गुना सकुशल वापसी होती है। और वहाँ बहुत हमारी सीमित ऑक्सीजन होती है। तो मैं रास्ते से जब वापस आ रही थी तो धक्का मुक्की में मेरा सन ग्लासेस गिर गया। यहाँ हमारा चश्मा गिर जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब मेरा सन ग्लासेस पहाड़ पे गिरा तो उससे ये हुआ कि मुझे स्नो ब्लाइंडनेस हो गया, जिसकी वजह से मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी आंखों में बहुत तेज़ जलन और बहुत ही दर्द था, आंखें सूज चुकी थी और बिल्कुल बंद हो गया था। स्नो ब्लाइंडनेस होता है तो आप लाइफ टाइम के लिए अंधे हो सकते हो, 4 दिन के लिए हो सकते हो या 1 दिन के लिए। हमें नहीं पता था कि मेरा स्नो ब्लाइंडनेस कैसा हुआ। और लोगों को थोड़े थोड़े निशान दिख रहे थे, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था और मुझे सिर्फ नीचे ज़िंदा वापस आना था। जब हम कैंप 4 पहुँचते हैं, जहाँ डेड बॉडीज़ का हब समझ सकते हैं, सबसे ज़्यादा डेथ कैंप 4 में होती है। और डेड बॉडीज़ को स्लीपिंग बैग में बंद करके खप्पी नुमा, जैसे गेहूँ की खप्पियाँ कैसे लगा देते हैं वैसी रख दी जाती है। कैंप 4 पहुँचे और मुझे तब भी दिखाई नहीं दे रहा था। मजबूरी में हमें कैंप 4 में रुकना पड़ा। टॉप के ऊपर -47 डिग्री टेम्परेचर होता है। जब आप चंद सेकंड के लिए भी उंगलियां निकालते हो वो जम जाती है, जिसे फोस्ट वाइट बोलते हैं। और तब तक तो फिर भी खून गर्म रहता है। जब हम नीचे पहुंचते हैं, जमा देने वाली ठंड, क्योंकि खून धीरे धीरे ठंडा पड़ने लग जाता है जब आप रुक जाते हो। -40 डिग्री टेम्परेचर, बहुत तेज हवा के थपेड़े,
और बहुत लिमिटेड ऑक्सीजन। हमने रात बिताई और जब मैं सुबह उठी तो मैंने अपने शेरपा मतलब जो हमारे गाइड होते हैं उनसे पूछा, दाई आपने मुझे रात को हिला क्यों रहे थे ज़ोर ज़ोर से? तो उन्होंने कहा कि मैं चेक कर रहा था कि तुम मरी तो नहीं, क्योंकि कई दफ़ा क्लाइंबर की सोते सोते भी डेथ हो जाती है। फिर उन्होंने कहा कि बहुत लिमिटेड ऑक्सीजन बची है, हमें वापस रिटर्न तुरंत निकलना पड़ेगा। और जब मैं निकलने लगी और कैंप 3 कैंप 4 के बीच में पहुंची और मेरा ऑक्सीजन सडनली ख़त्म हो गया। हम यहाँ पूछते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए, तो हम बोलते हैं प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। मैं बोलूँगी ज़िंदा रहने के लिए प्यार नहीं, ऑक्सीजन चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है ऑक्सीजन। वहाँ आपकी एक सांस नहीं आती है, आप कोशिश करते हैं कि कहीं से सांस आ जाए। जो हम बोलते हैं ना पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, तब पता चलता है कि ऑक्सीजन और ये सांस कितनी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ हम कितनी सांसें व्यर्थ कर देती है, वहाँ पता चलता है कि हमें ऊपर वाले ने कितनी इम्पॉर्टेंट सांसें दी है। शायद मैं आज यहाँ आपके सामने मौजूद भी नहीं होती। और कहते हैं ना, ये जीवन एक चेन की तरह है, हमारे अच्छे कर्म कहीं ना कहीं आएंगे। जब मुझे सांस नहीं आ रही थी, मेरा गला एकदम खींच रहा था, मेरी बॉडी के एक रोम छिद्र में से लिक्विड निकलना स्टार्ट हो चुका था और सभी क्लाइंबर मुझे क्रॉस कर करके जा रहे थे, क्योंकि रास्ता एक ही था। पर मेरा शेरपा को भी मैंने हाथ हिला के बोल दिया था कि दाई आप जाओ, क्योंकि ऑक्सीजन था ही नहीं मेरे पास। पर वो मुझे छोड़ के नहीं गए थे। उसकी वजह जब मैंने बाद में उनसे पूछी ना कि दाई आप मुझे छोड़ के क्यों नहीं गए थे, तो हम भारतीयों की एक आदत होती है, हम एक निवाला भी खाते हैं तो दूसरे से हमेशा पूछते हैं। वही वजह रही थी जिसकी वजह से वो मुझे छोड़ के नहीं गए थे। और बहुत बड़ी बात थी ये। और बहुत सारे लोग क्रॉस कर रहे थे, दाई सबको बोले थे मेरा बहनी मरने वाला है, किसी के पास ऑक्सीजन सिलेंडर हो तो दे दो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो तो दे दो। और हुआ वहीं, एक शेरपा वहाँ से रिटर्न आ रहे थे, मेरे शेरपा के दोस्त वो थे और उनकी क्लाइंबर के ऊपर डेथ हो चुकी थी। आपने भी सुना होगा लास्ट ईयर तो अंजलि कुलकर्णी मैम थी मुंबई की क्लाइंबर, जिनकी डेथ ऊपर हो चुकी थी। और उनके हस्बैंड ने जिनके ऊपर बुक लिखी है उसमें जिक्र किया है मेरा कि एक बच्ची है हिंदुस्तान की जिसके अंदर मेरी वाइफ की सांसें चल रही है। तो उनकी मैडम के ऊपर डेथ हो चुकी थी, उनका बचा हुआ सिलेंडर शेरपा ने मुझे चेंज किया और मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती और गहरी सांस मिली। और आज उस दिन मुझे समझ में आया कि हमारा जीवन बहुत अमूल्य है, जीवन से बड़ी कोई सच्चाई नहीं। और याद रखिएगा, इस दुनिया में आपको केवल एक ही मकसद के लिए ऊपर वाले ने भेजा है, इस दुनिया को और भी सुंदर और भी खूबसूरत और भी प्यारा बनाने के लिए। बस इस प्रकृति को आप बहुत कुछ देखे जाइए, ऐसे ही खाली मत जाइए। और मैं आज सकुशल आपके सामने हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात तब थी जब मेरे मम्मी पापा मुझे लेने के लिए गांव पे आए थे। हमारे कैबिनेट में मेरा सम्मान हुआ था, मध्य प्रदेश की जीके बुक में हमारा नाम आया था। उससे भी बड़ी बात थी जब बच्चियों के पापा हमें बोलते हैं ना कि हम अपनी बच्ची को आपकी तरह बनाना चाहते हैं, 12वीं के आगे भी पढ़ाना चाहते हैं, जल्दी कम उम्र में शादी नहीं करना चाहते। तब मुझे लगता है कि ये मेरे लाइफ के रियल अचीवमेंट है, ताकि मेरे एक अचीवमेंट से यदि बहुत सारी बच्चियों की लाइफ में परिवर्तन आ रहा है तो इससे बड़ी क्या बात होगी। मैं तो गांव से निकल के केवल माउंट एवरेस्ट पहुंची हूँ। यदि हम आजकल के बच्चों को अच्छी सुविधाएं के साथ अच्छे मार्गदर्शन दें तो मुझे लगता है वो देश नहीं दुनिया में नाम रोशन करेंगे। बहुत दिलचस्प कहानी है मेघा जी आपके इस पर्वतारोहण की, रोमांच और रोंगटे खड़े कर देने वाली। जिंदगी और मौत के बीच बस एक कदम की दूरी, फिर भी आपने ये सफ़र तय किया। आपको दूसरे प्रयास में सफलता प्राप्त हुई, पहले प्रयास की सफलता ने आपके इरादों को दृढ़ किया और आपके सपने को पूरा करने के लिए आप जो है उन्हें जी जान से जुट गए। जबकि देखने में आया है कि अधिकांश हमारे युवा जो है ऐसे किसी भी मुश्किल के सामने पलायन का रास्ता अपना ले, जिंदगी छोड़ने जैसी चीजें उनके दिमाग में आ जाती हैं। और एक तरफ आप थी कि जब आपके सामने सब कुछ खत्म होता हुआ सा दिखाई देने लगा, आप फिर से जो है अपने अंदर हिम्मत जुटाकर जी जान से जुट गए। तो ऐसे माहौल में आप जो है हमारे जो युवा, जो कक्षा 12 के हमारे छात्र जो आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? और साथ ही मैं जोड़ना चाहूँगा कि पर्वतारोहण में कैरियर की कितनी संभावनाएं हैं और कहाँ कहाँ पर इसके लिए कोर्स संचालित किए जाते हैं। मेघा जी। इसके साथ मैंने बहुत सारे और भी पहाड़ों को क्लाइंब किया, और जैसे हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है ना,
जैसे हर पहाड़ भी अपने आप में बहुत अलग होता है, तो ये मेरे डिफरेंट चैलेंजेस थे। मैंने पहली बार माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का माउंटेन जब क्लाइंब किया, उस समय मैंने टीम को लीड किया। वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि एक 48 इयर्स की लेडी जो मध्य प्रदेश की है उनको क्लाइंब करवाया, एक 15 साल का बच्चा है उसको क्लाइंबिंग करवाया, एक डॉक्टर है उनको क्लाइंबिंग करवाया। तो ये मेरी लाइफ के एकदम डिफरेंट चैलेंजेस थे। और अब मैं चाहती हूँ कि हमारा देश एडवेंचर की फील्ड में टॉप पर हो। जैसे वैसे भी ओलंपिक में आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग को शामिल कर लिया गया है, तो हमारे देश से, मेरे मध्य प्रदेश से, क्योंकि अपना तो थोड़ा होता ही है ना, मध्य प्रदेश से और हमारे देश से ज़्यादा बच्चे एडवेंचर फील्ड में और ओलंपिक में मेडल्स लाएं, ये मेरी बस इच्छा है। और मैं चाहती हूँ कि मुझे ये करना है कि जैसे मेरी एक लाइन बनी है, तो ऐसी कई और लाइन मुझे खड़ी करनी है और मैं मरते दम तक सबके काम आऊँ, बस मेरी एक ही इच्छा है। और युवाओं से मैं कहूँगी कि जैसे मेरा डायलॉग था ना कि जब तक चढ़ूँगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं, तो आप अपना डायलॉग बनाइए कि जब तक आप पा नहीं लेंगे ना अपने लक्ष्य को, तब तक छोड़ेंगे नहीं, पक्का आप एक दिन अपने लक्ष्य को पा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेघा जी, आपने एक संक्षिप्त सी बातचीत जो है आपके हमारे बीच में रही, आपने जो है बहुत रोचक तरीके से, बहुत अच्छे से जो है आपने अपने प्रसंगों को रखा। इसके लिए मैं आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। प्यारे मैं एक बार पुनः सभी को बता देना चाहता हूँ कि कक्षा 12 के अंदर हिंदी ऐच्छिक में संजीव की एक कहानी है आरोहण। उसी आरोहण कहानी के लिए जो है हमने मेघा जी का यह वीडियो लिया है और ये जल्दी ही जो है आपको अरुण कुमार यूट्यूब चैनल के साथ साथ जो है उन पाठ्य योजना के अंदर भी देखने को मिलेगा। आप सभी को मेरा नमस्कार और पुनः हार्दिक आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।